इवनिंग है जी सारे अनु भाई। गुड इवनिंग सारे फैमिली मेंबर्स को। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया है सभी के हाल चाल। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। इधर देखो ध्यान से जी। फैमिली में सारे तंदुरुस्त हैं। फैमिली में सब बढ़िया हैं। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम जी कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैंने कल वैसे डाउट सेशन के अंदर बताया था, इवन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था कि एक हमने ग्रुप बनाया है कोविड हेल्पलाइन के नाम से। तो जितने बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, उस चैनल का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे लिंक है उस ग्रुप का। तो प्लीज जितने बच्चे उस पे जुड़ के दूसरों की हेल्प कर सकते हैं सर, ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है जी। बट प्लीज हेल्प ऐसे नहीं करनी, जो भी नंबर आप उसमें भेजोगे वो नंबर वेरीफाई होने चाहिए, क्योंकि आर बहुत ज्यादा नंबर जो है ना, एक तो नंबर फेक है, आधे नंबर स्विच ऑफ हैं, आधे नंबर उठते नहीं है। तो वही नंबर आप एक बार चेक करके भेजना जो नंबर एक्चुअल में वेरीफाइड हो। ठीक है। और अगर लोगों की हेल्प करोगे ना, अगर लोगों की सहायता करोगे, देखना भगवान आपको कितनी आगे लेके जाएगा। ठीक है। तो मैंने कल एक अपने, वैसे काफी सारे बच्चे जो कल डाउट सेशन के अंदर आए थे वैसे मैं उनको बता चुका था, बट मे बी आप में से कई बच्चे जो कल डाउट नहीं ले पाए उनको बता रहा हूँ जी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया होगा, कोविड हेल्पलाइन के नाम से ग्रुप है। जितने बच्चे उसमें मैक्सिमम जुड़ के लोगों की हेल्प कर सकते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी लोगों के लिए। ठीक है जी। उम्मीद करूंगा काफी सारे बच्चे जुड़ेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सर देखना, जो इंसानियत है ना, इंसानियत जो है वो कोविड के ऊपर निकल जाएगी। मतलब सिर्फ बता रहा हूं, अगर इंसानियत, अगर हम सब मिलके काम करेंगे ना, हम सब मिलके काम करेंगे तो कोविड की प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। पर हमें सारे, मतलब ये सारे ना, जात पात धर्म गुस्सा हेट ये सब कुछ छोड़ के हमें एक साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाला हुआ है, उम्मीद करूंगा काफी सारे बच्चे अभी इसमें जुड़ जाएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है। इधर सुना आप ध्यान से, अब प्लीज बातचीत नीचे। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का ना, वैसे आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 15 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने सैलरी की रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। सैलरी की रिवीजन का सेक्शन नंबर 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 16 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें सेक्शन नंबर 10 जो है अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ना, आज हमें वो स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, कल डाउट सेशन में ना काफी सारे बच्चों ने कहा था कि सर सैलरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ थोड़े बहुत करा दो सर। थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे सर। सैलरी की पूरी 2 घंटे की क्लास मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन उसके लिए रखी हुई है। जो हमारी सैलरी की लास्ट क्लास होगी ना, उसमें कम से कम हम काफी सारे एमसीक्यूज करेंगे। और वो एमसीक्यूज इतने बढ़िया एमसीक्यूज होंगे ना, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे, प्रोविजन बेस्ड भी होंगे, थ्योरी बेस्ड भी होंगे। तो क्वेश्चन की आप टेंशन छोड़ दो। अभी हमारा काम क्या है, पहली 3-4 क्लास में प्रोविजन रिवाइज करना, रिकॉल करना कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। अगर एक बार प्रोविजन रिकॉल हो जाएंगे ना, फिर सारे क्वेश्चन जो होंगे हम आराम से बैठ के करेंगे। ठीक है। तो जो जो बच्चे क्वेश्चन की टेंशन ले रहे हैं, जब एक बार मैंने बोल दिया कि टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है। चलो इधर सुना ध्यान से, आओ जी एक बार फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में जो भी हमने किया एक बार उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे जी आज की क्लास का टॉपिक। लास्ट क्लास में फटाफट से बताओ जी, चैट बॉक्स अब भर जाए जी। लास्ट क्लास में चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया था? जल्दी बोलो, लास्ट क्लास में चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया था? सैलरी का। स्टार्ट कहां से होगा? 15, खत्म कहां पे होगा? 17। तो 15 से लेके 17 तक आपके जो प्रोविजन होंगे वो सारे के सारे सैलरी की होंगे। सेक्शन 15 ये बात कहता है कि सेक्शन 17 में सेक्शन 10 की वैल्यू जोड़ के सेक्शन 16 की वैल्यू माइनस कर दो, आपकी सैलरी की इनकम निकल के आ जाएगी। क्या कोई मुझे बताएगा सेक्शन 15 किसका है? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 16 हमारा किसका है जी? डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 17 हमारा परक्यूजिट का है। और अगर मैं सेक्शन 10 की बात करूंगा तो जितने भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे और जो अलाउंसेस होंगे वो सेक्शन नंबर 10 में कवर हो जाते हैं। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, हमने यहाँ पर फिर ये डिस्कस किया कि सैलरी में इनकम टैक्सेबल कब होगी। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर पैसा देने वाला और पैसा लेने वाले के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर होगा ना, तब इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। एक बात मैंने और कही थी कि अगर मान लो मैं सीए हूं, आप सीएस बनने वाले हो, बहुत सारे बच्चे सीए में बनने वाले हैं, तो ये मत सोचना कि सीए सीएस सीएमए की हमेशा इनकम जो होगी पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनेंगे तो हमारी इनकम इस सैलरी में टैक्सेबल होगी, अगर एम्प्लॉय नहीं बनेंगे फिर हमारी इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। एक बच्चा कहता है सर मेरे फादर अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो उनकी इनकम सैलरी में टैक्सेबल तो होगी, बट टैक्सेबल कब होगी? दूसरा बच्चा कहता है नालायक तूने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की क्या? सर ने कहा था कि सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। इट मीन अगर सैलरी पहले ड्यू होगी तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी, अगर सैलरी पहले रिसीव होगी तो रिसीव बेस पे टैक्सेबल होगी। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा ना, सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में रिवाइज कर ली थी। फिर ये सारी बातें रिवाइज करने के बाद एक पॉइंट मैंने और कहा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल कर दोगे। ये सारी बातें तो क्लियर है। बट एक बात मैंने सोच के बोला,
अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी है तो टैक्सेबल इनकम कहाँ जाएगी, सैलरी हेड में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सैलरी होगा तो इनकम टैक्सेबल कहां पर होगी, पीजीपी के अंदर। बस ये बात ध्यान दो। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने और किया था, अगर मान लो फोर गोइंग ऑफ सैलरी है या सरेंडर ऑफ सैलरी है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। अगर मैं सरेंडर ऑफ सैलरी की बात करूंगा, सोच के बोलना टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। अगर मैं फोर गोइंग ऑफ सैलरी की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस था ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। फिर एक पॉइंट मैंने कहा था, अगर आपके एरियर्स ऑफ सैलरी होती हैं तो एरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होते हैं, बट ऐसे टैक्सेबल नहीं होते। अगर मान लो आज आपको एरियर्स मिले हैं, आज टैक्स ज्यादा है, उन सालों में टैक्स कम होता तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितना टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो उतने काम से रिलीफ ले लो, और जो बैलेंस होगा वो हमें पे कर दो। मतलब अल्टीमेटली ना आपको वही टैक्स पे करना है जो टैक्स आप उन सालों के अंदर पे करते हैं। अच्छा, कल के डाउट सेशन में एक बच्चे ने मुझसे डाउट ये पूछा था कि सर जैसे आप कह रहे हो कि एरियर्स वाले केस में ना रिलीफ मिल जाता है, बट वो रिलीफ तो तब मिलेगा ना अगर आज टैक्स ज्यादा है उन सालों में कम होता। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर अगर मान लो आज मेरा टैक्स जो है आज कम है, उन सालों में ज्यादा होता, मतलब अगर मेरे एरियर्स जो पिछले 3 सालों के हैं ना, क्वेश्चन देखना क्वेश्चन कितना बढ़िया है। बच्चा कह रहा अगर मेरे एरियर्स पिछले 3 सालों के हैं, उन सालों में रेट था फॉर एग्जाम्पल मान लो 10%, और अगर आज टैक्स है 20%, तो आपने कहा कि 10% का रिलीफ मिल जाएगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। बच्चा कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि उन 3 सालों में रेट 20% होता और अगर आज 10% होता तो फिर आपको 10% ही पे करना है, उस केस में रिलीफ की बात ही नहीं होगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जहां टैक्स आपका कम आएगा उतना ही टैक्स आपको पे करना है। ये सारी बातें आपके एरियर्स वाले केस में आती है। तो मेरी क्लास का, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ये बात ध्यान दीजिए, एरियर्स वाले केस में या तो रिलीफ मिलेगा या कम टैक्स पे करना होगा, हार्डशिप आपके ऊपर नहीं होगी। मतलब अगर आज कम है उन सालों में ज्यादा है तो कम वाला पे करोगे, अगर आज ज्यादा है उन सालों में कम है तो जितना ज्यादा होगा उतने का रिलीफ क्लेम करके बैलेंस जो होगा वो पे कर दोगे। ये सारी बातें गवर्नमेंट कहना चाह रही है। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना हमने स्टार्ट किया डिडक्शन का पॉइंट। अब अगर मैं डिडक्शंस और एग्जम्पशन की बात करूंगा, पूरी क्लास फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बोल दे रही। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। डिडक्शन मींस क्या होता है कि पहले ऐड होगी फिर माइनस होगी। ये सारे पॉइंट हमने किए थे। डिडक्शन की दो कैटेगरी होंगी जी, या तो होगी इंटरनल या वो होगी एक्सटर्नल। अब अगर मैं इंटरनल की बात करूंगा, ऐसे डिडक्शन जो पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालते माइनस होंगे उसको बोलते हैं इंटरनल। और अगर बात करूंगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मींस क्या होता है जी, जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम से माइनस होंगी वो क्या होंगी, एक्सटर्नल। अब याद करो हर चैप्टर में जो भी सेक्शंस आपके डिडक्शंस के होते हैं ना वो सारे इंटरनल के होते हैं, और जब ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगी उसमें से सेक्शन 80 वाले बेनिफिट जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। अब मुझे फटाफट से बोल दो रही, सैलरी में सेक्शन 16 जो है वो डिडक्शन का है। सेक्शन 16 के कितने क्लोज हैं, 16(1)(a), 16(2) और 16(3). फटाफट से बोला, 16(1)(a) किसका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) किसका है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और 16(3) किसका है, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर मैं 16(1)(a) की बात करूंगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉय को मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉय को मिलेगी, कितनी मिलेगी जी, जितनी उसकी पूरे साल की सैलरी होगी, या तो वो या 50,000 विच एवर इज लेस। मेरी पूरी फैमिली मेरा साथ देके बोलेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक एम्प्लॉय कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, 50,000, उससे ऊपर की क्लेम नहीं कर सकता। अगर पूरे साल की सैलरी मेरी 30,000 रुपए है, डिडक्शन मिलेगी 30,000। पूरे साल की सैलरी 40,000 रुपए है, डिडक्शन मिलेगी 40,000। पूरे साल की सैलरी 1 लाख रुपए, डिडक्शन मिलेगी 50,000। 50,000 से ऊपर क्लेम नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, हर केस में 16(1)(a) मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो। फिर हमने क्या, 16(2), सोच समझ के बोला, 16(2) जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का है, गवर्नमेंट के लिए जिस भी एम्प्लॉय को मिलेगा सबसे पहले उसकी सैलरी में ऐड होगा। जिस भी एम्प्लॉय को मिलेगा सबसे पहले उसकी सैलरी में ऐड होगा, माइनस उसमें होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में माइनस नहीं होगा। मतलब नॉन गवर्नमेंट वाले केस में क्या होगा, ऐड तो होगा माइनस नहीं होगा। गवर्नमेंट वाले केस में पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब सामने एक बच्चा बैठा है, क्या नाम है आपका, पारस। पारस मेरे को बताएगा। पारस एक बात बताओ, अगर मान लो गवर्नमेंट की बात करूंगा, आपने कहा पहले ऐड करोगे फिर माइनस करोगे, माइनस कितना करोगे, सर माइनस पता क्या करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग किसमें से, पहला केस क्या आएगा, जितना एक्चुअल मिला वो, दूसरा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरा क्या होगा 5,000 विच एवर इज लेस। मतलब 5,000 से ऊपर की डिडक्शन तो 16(2) में क्लेम कर ही नहीं सकते। ये सारी बात हम लास्ट क्लास में रिवाइज कर चुके थे। फिर हमने 16(3) कह रही प्रोफेशनल टैक्स। फटाफट से बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स में क्या करोगे, जो एम्प्लॉयर देगा उसको ऐड कर दोगे, एम्प्लॉई वाला माइनस कर दोगे। ये सारी बातें हमने 16(3) में की थी, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। तो लास्ट क्लास के 1 घंटे में ये दोनों सेक्शन हमने कंप्लीट किए थे, और जो आज हमने 5 मिनट में रिवाइज कर लिए।
ठीक है जी। अब जो जो बच्चे लास्ट क्लास अटेंड नहीं करे थे, जो भी नए नए बच्चे आए हैं, मैं दोबारा बोल दूंगा, पहले वो देख लेना, नहीं तो बिना बात के ना आप गुस्सा होकर चले जाओगे मुझसे। ठीक है, आपको लगेगा यार विवेक सर कितनी फास्ट पढ़ा रहे हैं, बट उनसे पूछो जो डेली रिवीजन क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट क्लास की रिवीजन की है। ठीक है, अब अगर यहां तक रिवीजन हो चुकी है, फिर तो मुझे बताओ अब हम आगे चलें जी। देखो 5 मिनट में ना, सिर्फ 5 मिनट में हमने पूरी 1 घंटे की रिवीजन कर ली जो हमने लास्ट क्लास में की थी जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी, अब सुनना ध्यान से, अब प्लीज सीधे होके बैठ जाओ और फटाफट से इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में डाल दो और उनको बोल दो जी अब सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो कई बच्चों को लग रहा था कि यार चल क्या रहा है, अब सेशन फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है। अगले आने वाला 1 घंटा सिंगल बच्चा भी अब ये सेशन छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करने हैं। एक तो सेक्शन 10 में जो भी अलाउंसेस हैं, उसमें अलाउंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना है, और जो आपके सेक्शन 10 में रिटायरमेंट बेनिफिट है, अगर टाइम बचा तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी आज देखेंगे, नहीं तो कल देखेंगे। बट सेक्शन 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन, बस ये बात ध्यान देना। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब अगर मैं सेक्शन 10 की बात करता हूं ना, अब प्लीज बातचीत मत करना चाहिए। अगर मैं सेक्शन 10 की बात करूंगा तो सेक्शन 10 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट तो मेरा होगा, ये लो यहां पे, सबसे पहला पार्ट तो मेरा होगा अलाउंसेस का, और दूसरा पार्ट होगा रिटायरमेंट बेनिफिट का। अब बच्चा ये बात कहता है, सर सर, मैंने कहा हाँ हाँ, कहता सर मुझे ना कुछ पॉइंट्स में डाउट ही आता है कि जैसे मान लो अगर किसी एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलते हैं, तो क्या वो सारे अलाउंसेस उस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बच्चा कहता सर क्या फिर वो सारे अलाउंसेस फुली एग्जम्प्ट होते हैं? मैंने कहा ऐसा भी नहीं होता। एक बच्चा कहता है सर फिर क्या कुछ अलाउंस टैक्सेबल होंगे, कुछ टैक्सेबल होंगे, मतलब कुछ एग्जम्प्ट होंगे, कुछ टैक्सेबल होंगे? मैं कहा ऐसा भी नहीं होता। मैं कहा इंडिया में जो भी एम्प्लॉइज हैं, इट मीन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी अलाउंसेस अगर देगा ना, उस अलाउंसेस की 3 कैटेगरी होंगी। इट मीन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को अलाउंस दे रहा है, उस अलाउंस की 3 कैटेगरी होंगी। या तो अलाउंस होंगे फुली एग्जम्प्ट, या अलाउंस होंगे फुली टैक्सेबल, या होंगे पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। मतलब पहली बात तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी अपने दिमाग में ये गलत फहमी मत पाले कि जो मिलने वाला अलाउंस है या तो फुली एग्जम्प्ट होगा, या फुली टैक्सेबल होगा, या पार्टली होगा। ऐसा नहीं है, तीनों कैटेगरी के होंगे। अब जो भी अलाउंस मेरे हाथ में होगा ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एम्प्लॉयर ने मुझे अलाउंस दिया टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर ने बोला विवेक ये 100 रुपए ले और जाके मार्केट से ना कोई टिफिन ले ले और जाके खाना खा ले, ये 100 रुपए का टिफिन अलाउंस है। एम्प्लॉयर ने मुझे ओवर टाइम अलाउंस दिया, उसने बोला विवेक तूने 2 घंटे ज्यादा काम किया है, ये ले ओवर टाइम अलाउंस ले, ये 100 रुपए जा और चला जा। अब जो भी है मुझे ओवर टाइम अलाउंस मिला, मुझे टिफिन अलाउंस मिला, मुझे मेडिकल अलाउंस मिला, तो जो ये अलाउंस मुझे मिल रहे हैं उनका मेरे हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें देखने जा रहे हैं। एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा को ना एचआरए मिला है, तो अगर मेरे पापा को एचआरए मिला है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैं कहा देखेंगे। दूसरा कहता है यार तेरे पापा को तो एचआरए मिला है, मेरे पापा को आरएफए मिला है। मैं कहा वो आज नहीं देखेंगे, क्योंकि आरएफए और एचआरए दोनों के मेजर फर्क है। आरएफए परक्यूजिट है, एचआरए अलाउंस है। अब अगर मेरी फैमिली के किसी बच्चे के फादर को अगर आरएफए मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे परक्यूजिट में। एचआरए का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें आज हम देख लेंगे। सर आप में से किसी बच्चे के फादर को मे बी अलाउंस मिला होगा, हेल्पर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, उन सबका ट्रीटमेंट जो होगा ना आज हम यहाँ पे देख लेंगे। मतलब पहली बात तो ये समझो, आज की पूरी रिवीजन क्लास जो है ना वो हमारी किस पर टिकी है? अलाउंस पर टिकी है। इट मींस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस देगा तो एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारा आज हम देखने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहते हैं विवेक अलाउंसेस की ना 3 कैटेगरी बना, या तो बना फुली एग्जम्प्ट, या बना फुली टैक्सेबल, या बना पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। अब जो फुली एग्जम्प्ट वाली कैटेगरी होगी ना, उसमें तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कवर होंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, नॉर्मली उनको मिलने वाले अलाउंस जो होते हैं ना, वो सारे एग्जम्प्ट होते हैं। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको मिलने वाले अलाउंस जो होते हैं वो सारे एग्जम्प्ट होते हैं। या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर सर्विस रेंडर कर रहा है और वहां पे कोई भी अलाउंस और परक्यूजिट देती है, वो भी उसके हाथ में एग्जम्प्ट होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, नॉर्मली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको मिलने वाले अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं।
और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को इंडिया से बाहर सर्विस रेंडर करने के लिए कोई भी अलाउंस और परक्यूजिट देती है, वो भी नॉर्मली एग्जाम्प्ट होती है। तो फुली एग्जाम्प्ट में तो ना आप ये बात समझ लो, मेनली कवर होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। अपने दिमाग में आप ये लेके चलो। अब अगर फुली टैक्सेबल की बात करूंगा तो फुली टैक्सेबल में कौन से होंगे? जो भी अलाउंस आपके फुली एग्जाम्प्ट और पार्टली एग्जाम्प्ट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे ना, वो सारे अलाउंस होंगे फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। अब ध्यान ध्यान सुनना। अब कई नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जिनका सिर्फ एक काम है ब्लेम करना। ब्लेम पता कैसे करते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आया जी, आज से 2 साल पहले, आपको बता रहा हूं, आज से 2 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया, मेडिकल अलाउंस मिला, टिफिन अलाउंस मिला, ओवर टाइम अलाउंस मिला। अब ये क्लास में हमने डिस्कस नहीं किए। और क्लास में क्यों डिस्कस नहीं किए? क्योंकि क्लास में मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा बच्चे मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे महरून कलर के बच्चों, कि जो भी अलाउंस आपके फुली एग्जाम्प्ट और पार्टली एग्जाम्प्ट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे ना, वो फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। फुली एग्जाम्प्ट वाली कैटेगरी मैंने बच्चों को समझा दी, पार्टली एग्जाम्प्ट वाली कैटेगरी मैंने बच्चों को समझा दी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो कैटेगरी मैंने नहीं समझाई वो कौन सी रह गई? फुली टैक्सेबल। अब जो कैटेगरी हम समझ चुके हैं, अगर उसमें कोई भी अलाउंस कवर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? फुली टैक्सेबल में जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मेडिकल अलाउंस, उसका टिफिन अलाउंस और ओवर टाइम अलाउंस, ये तीनों अलाउंस ऐसे हैं जो ना तो फुली एग्जाम्प्ट में कवर है ना पार्टली एग्जाम्प्ट में कवर। अब बच्चे ने ये तीनों अलाउंस कहीं देखे नहीं थे। अब जब नहीं देखे, बच्चा कह रहा है पेपर भाग गया। अब बच्चा थोड़ा सा भी ये दिमाग नहीं लगा रहा कि सर ने क्लास में क्या कहा था। सर ने क्लास में कहा था कि जो भी अलाउंस इन दोनों कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों, अब सोच के बोलना, आज जो मैं कैटेगरी की रिवीजन कराऊंगा, हम रिवीजन करेंगे इन दोनों कैटेगरी। सर इन दोनों को छोड़ के आपके जो भी अलाउंस होंगे ना, ऑलवेज धरना फुली टैक्सेबल होंगे। अब बच्चा कहता है सर आप ना हमें ना फुली टैक्सेबल अलाउंस की ना एक लिस्ट बना के दे दो। सर मैंने आपको दे ही नहीं सकता। सर मैं कैसे क्रिएट कर दूं फुली टैक्सेबल अलाउंस की लिस्ट? क्योंकि गवर्नमेंट ने दी नहीं। गवर्नमेंट तो ये कहा है कि जो अलाउंस तुम्हारे इन दो कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, वो सारे अलाउंस जो होंगे फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। अब सोच के बोलना, जो समझने वाला बच्चा होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, वो समझ जाएगा कि अगर एग्जाम में कोई भी अलाउंस मुझे ऐसा दिखा जो अलाउंस मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो वो ऑब्वियस सी बात है फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में है। क्योंकि जब हमने ये वाली लिस्ट पढ़ी है, जब हमने ये वाली लिस्ट पढ़ी है, और अगर ये दोनों लिस्ट पढ़ ली और वो अलाउंस जो एग्जाम के अंदर बना इन दोनों में कहीं पर भी कवर नहीं है, फिर वो कहां कवर होगा? फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर। तो आप में से कई नालायक बच्चे हैं जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। उनका पहला काम क्या होगा? आधे बच्चों का तो पहला काम ही होता है, पेपर का पहला क्वेश्चन अगर मुश्किल लगा ना, वहीं बैठे बैठे टीचर को गाली देना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अब सोच के बोलना, पेपर में अगर आप गाली निकाल रहे हो, किसी को भी गाली निकाल रहे हो, किसको क्या सुन रही है? अपना पेपर आप खराब कर रहे हो, अपना पेपर खराब कर रहे हो। सर सिंपल सी बात है, अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ के अगले क्वेश्चन पे आओ। मैं कह रहा हूं अगर 40 क्वेश्चन मुश्किल है, 60 तो आसान है यार। अगर गाली निकालनी भी है तो पेपर के बाद निकाल लेना। पेपर अपना क्यों खराब कर रहे हो? बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर, पेपर ही खराब करेंगे अपना। मतलब आधे तो इतने नालायक बच्चे होते हैं जो 30 40 45 नंबर वाले बच्चे हैं ना, वो यही काम करते हैं, पेपर में आधा दिमाग तो खुद खराब करते हैं। अगर वो सही बच्चा सही माइंड से एग्जाम दे, 60 नंबर हर बच्चे कह सकते हैं सर। आज तक इतिहास में, आज तक सीएस के इतिहास में ऐसा पेपर एक बार भी नहीं बना जिसमें 60 क्वेश्चन आसान ना आए। हर पेपर में, हर पेपर में, मुश्किल से मुश्किल पेपर में 60 क्वेश्चन आसान बने ही बने हैं। बच्चे को वही मुश्किल लगते हैं। क्यों? जब बच्चा क्वेश्चन पेपर देखता है, आधी तो पहले टीचर को गाली, फिर आधे अपने एक्सक्यूज, फिर आधा मेरे को ये नहीं पता, मेरे को वो नहीं पता, पेपर बाहर से है, पेपर यहां से है, ये नहीं चैप्टर किया, वो नहीं चैप्टर किया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, एक्सक्यूज तैयार है, नंबर कहां से आएंगे? और अगर वही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के, वही ध्यान से पढ़ के आते ना, आपके 60 नंबर आराम से आ सकते थे। तो पहली बात हो ना, अपना थोड़ा मेंटल लेवल सही रखा करो सर। अगर मेंटल लेवल सही होगा, एग्जाम आपका बहुत बढ़िया होगा। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन मुश्किल भी है, इट डजंट मीन सारा पेपर मुश्किल है। मतलब जो जो आसान है पहले वो तो सोल्व करो ना। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो कोई अलाउंस ऐसा दिख गया जो अलाउंस आपने फुली एग्जाम में नहीं पढ़ा, पार्टली एग्जाम में नहीं पढ़ा, तो डरने की बात नहीं है, वो अलाउंस जो होगा फुली टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, टिफिन अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, ओवर टाइम अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों अलाउंस ऐसे हैं जो इन कैटेगरी में कवर नहीं होते।
तो पहली बात तो ये समझो, अलाउंसेस की तीन कैटेगरी होती हैं, या तो होते हैं फुली एग्जाम्ड, या होते हैं पार्टली एग्जाम्ड पार्टली टैक्सेबल, और या वो होते हैं फुली टैक्सेबल। तो फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब मैं ये दोनों कैटेगरी आपको बता दूंगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरी जो होगी फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छा, फुली एग्जाम्ड वाली कैटेगरी की मैंने एक बता दिया आपको जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्मली जजेस होते हैं उनको मिलने वाले अलाउंस जो होते हैं वो फुली एग्जाम्शन वाली कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे मेन कैटेगरी जो है दैट इज पार्टली एग्जाम्ड और पार्टली टैक्सेबल। अब इस पार्टली एग्जाम्ड और पार्टली टैक्सेबल में ना आपके दो सेक्शन कवर हैं। एक तो सेक्शन है जी आपका 1013A और एक सेक्शन है 1014। 1013A किसका है? जिस एम्प्लॉय को एचआरए मिलेगा जी, और इंडिया में जिन एम्प्लॉइज को हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो 1013A में कवर है। और जो एम्प्लॉय, ध्यान सुना, जो एम्प्लॉइज अगर एचआरए नहीं मिल रहा या तो मिलेगा आरएफए, अगर आरएफए मिलेगा उनका ट्रीटमेंट जो होगा परक्यूजिट में कवर होगा। तो जिनको एचआरए मिलेगा उसका ट्रीटमेंट आज हम डिस्कस कर लेंगे, और एचआरए को छोड़ के बाकी जो अलाउंसेस और होंगे वो 1014 वाली कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब ये दो तीन बच्चे सामने बैठे हैं, क्या नाम है? साक्षी, प्रिया, और क्या नाम है आपका? विभोर। विभोर, साक्षी और प्रिया, ये तीन बच्चे सामने मेरे बैठे हैं। कह रहे सर, आपने हमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट की जब रिवीजन कराई थी ना, आपने हमें वहां पे कहा था कि अगर हम 115 बीएससी वाला सेक्शन लेते हैं, मतलब जो नई स्कीम आई है, अगर वो नई स्कीम लेते हैं तो ना तो एचआरए मिलेगा ना 1014 मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। सर फिर ये पढ़ ही क्यों रहे हो? भाई जब ये अलाउंसेस मिलने ही नहीं है, ये पढ़ ही क्यों रहे? दूसरा बच्चा कहता है सर तेरा कान पकड़ के समझा देंगे तेरे को नालायक, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑप्शन 1 लिया होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन 1 लिया होगा उनको तो बेनिफिट मिलेगा ना, तो उनको कितना मिलेगा सर, इसलिए पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, याद आ गया, ऑप्शन 1 भी था, ऑप्शन 2 भी था। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये बात कह देती कि ऑप्शन 1 अब डिलीट हो चुका है, ऑप्शन 1 कोई ले ही नहीं सकता, ऑप्शन 2 ही लेना है, फिर ये सारे अलाउंस बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 115 बीएससी लूंगा मुझे इसका बेनिफिट मिलना ही नहीं। बट हाँ, 1014 के 4 अलाउंस ऐसे हैं जो 115 बीएससी लेने के बाद भी क्लेम कर सकता हूं, और ये वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर सही ढंग से पढ़ा हुआ है। क्या है आपके अंदर इतनी ताकत? क्या इतनी रिवीजन आप करके बैठे हो? मुझे फटाफट से बोल दो वो 4 अलाउंस कौन कौन से तेरी, और मैं देख लूंगा मेरे समझाने में कितनी ताकत है, कितनी बात ध्यान में रहती है। वो 4 अलाउंस कौन कौन से तेरी? डेली अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया हैंडीकैप के लिए। ये 4 अलाउंस ऐसे हैं 1014 के, चाहे ऑप्शन 2 ही क्यों ना लो तो भी आपको 4 अलाउंस मिलेंगे। आपको हेड्स ऑफ यार, वाकई ही जितने बड़े चैट बॉक्स में इन चारों अलाउंस के नाम लिख रहे हैं ना, वाकई इट मीन आप रिवीजन क्लास सही ढंग से देख रहे हो। ठीक है, तो जो 3 बच्चों ने कहा था ये अलाउंसेस जब मिलने ही नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 वालों के लिए, हम कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वालों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर 2 लोगे तो 4 अलाउंस तो मिलेंगे ना। ठीक है जी, अब आओ जी इस कैटेगरी पे आओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब सेक्शन 1014 पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1014 है स्पेशल अलाउंस का। अब जब मैं सेक्शन 1014 के पास गया ना, अब प्लीज जी कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो जी। जब मैं सेक्शन 1014 के पास गया तो मैंने सेक्शन 1014 से पूछा, मैंने कहा सेक्शन 1014, उसने कहा हाँ। मैं कहा एक बात बताओ यार, आपके अंदर कितने अलाउंस हैं? मतलब सेक्शन 1014 में टोटल कितने अलाउंस है? उसने कहा टोटल मिला के ना 1014 में 13 अलाउंस है। टोटल मिला के 1014 में 13 अलाउंस हैं। उन 13 अलाउंस की दो कैटेगरी हैं, 6 अलाउंस अलग है, 7 अलाउंस अलग है। मैंने कहा ये दो कैटेगरी क्यों है? उसने कहा अगर कोई अलाउंस आपका 6 कैटेगरी में कवर होगा तो एग्जामिशन अलग मिलेगी, अगर कोई अलाउंस आपका 7 कैटेगरी में कवर होगा एग्जामिशन अलग मिलेगी। मैं कहा अच्छा ऐसा है क्या? कह रहे हाँ। कह रहे अगर कोई अलाउंस, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे जी। अगर कोई अलाउंस आपका 6 कैटेगरी में कवर होगा तो अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस जो होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, पूरी फैमिली आंसर देगी, पूरी फैमिली आंसर देगी। अगर कोई अलाउंस मेरा 6 अलाउंस वाली कैटेगरी में कवर होगा, एग्जाम्प्ट कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस, ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट, एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब जब मैंने बोला कि अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस जो होगा एग्जाम्पशन मिलेगी, बाकी टैक्सेबल होगा, तो हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ गया वो 6 अलाउंस कौन से हैं? सर वो ऐसे कौन से 6 अलाउंस हैं जिन केस में एग्जाम्पशन मिलेगी? तो गवर्नमेंट कहती है उन 6 अलाउंस को हम बोलते हैं नॉर्मली
डीटीसी, डीटीसी में हम, डीटीसी में हम और यू, डीटीसी में, इसको हम ऐसे याद करेंगे, डीटीसी में हम और यू। बच्चा कह रहे ये क्या मतलब है? डीटीसी में हम और यू का मतलब क्या है? डी का मतलब है डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। एक बार दोबारा बोलो, चैट बॉक्स में लिखो जी, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, एक बार दोबारा बोलो जी, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। एक बार फिर बोलो जी, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 अलाउंस ऐसे हैं जिसमें एग्जाम्पशन क्या मिलेगी? अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। मतलब जितना मुझे पैसा मिलेगा और जो उसमें से मैं खर्चा करूंगा, इनमें से जो भी लेस वाला होगा ना, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब बच्चा कहता है सर, आपने तो क्लास में वो लिमिट नहीं करवाई थी कि वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट वो हैंडीकैप 3200 वाला हो गया, ट्राइबल एरिया हो गया, वो कहां थे फिर? वो 7 अलाउंस में कवर थे। नालायक को क्या हो गया? अभी थोड़े टाइम पहले ही बैच खत्म हुआ है हमारा नए वाला, और कई नालायक बच्चे तो हैं कह रहे यार याद ही नहीं आ रहा यार, सर ने क्लास में कहा था यार, याद ही नहीं आ रहा यार, यार यार यार। नालायक क्या कर रहे हैं? याद क्यों नहीं आ रहा? याद करो, मैंने कहा था 6 अलाउंस वाली अलग कैटेगरी है, 7 की अलग कैटेगरी है। 6 अलाउंस वाली कैटेगरी वो ये वाली थी, 7 अलाउंस हमारे वो थे जिसमें एग्जाम्शन क्या थी? अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। मैं दोबारा बोलूंगा, उन 7 अलाउंस में था अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड, मतलब उन 7 अलाउंस में गवर्नमेंट ने एक लिमिट स्पेसिफाई की है, उससे ज्यादा एग्जाम्शन नहीं मिल सकती। और वो 7 अलाउंस कौन से हैं उसको भी एक बार छोड़ दो, पहले 6 अलाउंस कौन से हैं आप मुझे सब दोबारा बताओगे जी। और ये बच्चा मुझे बताएगा, क्या नाम है आपका जी? हर्षित। हर्षित बताओ जी, फटाफट से बताओ 6 अलाउंस हमारे कौन से हैं? सर पहली बात तो ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 6 अलाउंस हमारे वो अलाउंस हैं जिसमें एग्जाम्शन मिलेगी अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। इन 6 अलाउंस के अंदर पहला है डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। सर एक बार दोबारा बोलूं? मैं कहा बिल्कुल बिल्कुल बोलो। डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस। और एक बार और बोलो जी, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 अलाउंस टोटल आ रहे हैं जिसमें अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस जो होगा उसके एग्जम्पशन मिलेगी और बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इन 6 अलाउंस में देखो मैंने क्या लिखा है, इन 6 अलाउंस के अंदर मैंने लिखा है जी, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? जितना अलाउंस मिला है उसमें से एग्जम्पशन वाला पोर्शन माइनस करके बैलेंस आ जाएगा टैक्सेबल। और इन 6 अलाउंस में कौन कौन से आते हैं देखो जी, डेली, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, हेल्पर, अकेडमिक, यूनिफॉर्म, ये 6 अलाउंस जो होंगे उन कैटेगरी में आएंगे। अब बच्चा कहता है सर आप ना हमें 7 अलाउंस की बात बताओ, 7 अलाउंस में क्या होते हैं? 7 अलाउंस होते हैं अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस, ये एग्जाम्प्ट होगा और बाकी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? वही जो अलाउंस मिला है उसमें एग्जम्पशन माइनस करके बैलेंस क्या होगा? टैक्सेबल। अब इन 7 अलाउंस में सबसे पहला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत घर से अलाउंसेस वाला पोर्शन रिवाइज किया हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में लिमिट कितनी है? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है, जब मैंने बोला मैक्सिमम 2 चाइल्ड, तो क्या कोई बता सकता है कि बच्चा, 2 बच्चे कौन से होंगे जी? पहले 2 बच्चे, लास्ट वाले 2 बच्चे, बीच वाले 2 बच्चे, 2 बच्चे कौन से? गवर्नमेंट कहती है मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय के 4 बच्चे हैं, अगर किसी एम्प्लॉय के 6 बच्चे हैं, अगर किसी एम्प्लॉय की पूरी क्रिकेट टीम ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट करीब भाई साहब मैक्सिमम एग्जामिशन जो मिलेगी ना वो 2 बच्चों की मिलेगी। और 2 बच्चे वही अच्छे होंगे, वैसे सारे बच्चे अच्छे हैं बट 2 बच्चे वही अच्छे होंगे जो मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करवाएंगे। अब बच्चा कह रहा है सर वो कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम बेनिफिट कौन से बच्चे अवेल करवाने हैं? जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना आपको उसके अंदर दिखाऊंगा कि कैसे पता लगेगा। और वैसे मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं सारे प्रोविजन समझाने के बाद एक क्वेश्चन बढ़िया सा आपको होमवर्क दूं, और वो होमवर्क आप घर से करके आओ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस फील हो कि मेरे बच्चे प्रोविजन पढ़ के
सिर्फ प्रोविजन पढ़ के आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पहले सारा पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं हम। तो मैं कोशिश करूंगा आज जाते थे क्वेश्चन मैं आपको देख के जाऊं, ताकि आप होमवर्क करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ताकि मैं चेक करूं कितने बच्चों के सारे आंसर सही है। तो पहली बात तो ये समझ लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में लिमिट कितनी है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड कौन से हो गए जी, मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉई, मतलब जो भी बेनिफिशियल होंगे ना वो बच्चे एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर अगला अलाउंस है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, उसमें लिमिट कितनी है, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। और ये 2 चाइल्ड कौन से होंगे, वही मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। अब एजुकेशन वाले केस में 100 रुपए की लिमिट है, हॉस्टल वाले केस में 300 रुपए की लिमिट है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस ना जो हैंडीकैप एम्प्लॉय होगा सिर्फ उसको मिलेगा, नॉर्मल को नहीं मिलेगा। और कितना मिलेगा, 3200 पर मंथ जो है, इतने की लिमिट है। बच्चा कहता है सर अगर मान लो कोई एम्प्लॉय हैंडीकैप नहीं है, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय हैंडीकैप नहीं है, उसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा तो फुली टैक्सेबल। मतलब सर एक हर बच्चा कान खोल के सुनेगा जी, आज से 2 साल पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 1600 पर मंथ की लिमिट होती थी नॉर्मल एम्प्लॉय वाले केस में, अब वो डिलीट हो चुकी है। इट मीन अब अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में दिया होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला तो फुली टैक्सेबल जब तक वो हैंडीकैप नहीं होगा। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय हैंडीकैप है तो 3200 रुपए की लिमिट मिलेगी, अगर वो हैंडीकैप नहीं है तो जितना अलाउंस मिलेगा फुली टैक्सेबल करोगे, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो। तो मेरी फैमिली का और रखने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे जी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले केस में गलती मत करके आना, क्योंकि बहुत सारे नालायक बच्चे ऐसे हैं जो गलती करके आते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा, जब तक आप हैंडीकैप में कवर नहीं होते तब तक 3200 रुपए की लिमिट है। अगर हैंडीकैप में कवर नहीं होते तो जो मिलेगा वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद देखो जी, फिर अगला क्या रेडी, आउट स्टेशन अलाउंस और ट्रांसपोर्ट कंपनी अलाउंस। मतलब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, जो ट्रक चलाने वाले होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं, आउट स्टेशन अलाउंस जो मिलता है उसमें एग्जम्पशन कितनी है, जितना अलाउंस मिलेगा, सर प्लीज ध्यान सुना, जितना अलाउंस मिलेगा उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। मतलब जो भी अलाउंस आपको मिलेगा वो उसका 70% निकाल लो, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस जो होगा, इस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद देखो ट्राइबल एरिया अलाउंस में, जल्दी बोलो लिमिट कितने की थी, 200 रुपए पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस में 800 रुपए पर मंथ। हिल बॉर्डर रिमोट एरिया में 200 से लेके 7,000 पर मंथ की लिमिट है। अब ये ट्राइबल एरिया समझ गए ना, ट्राइबल एरिया कौन सी होती है जी, ट्राइबल एरिया मतलब जो आदिवासी, क्या कहते हैं, झिंगा लाला जी, झिंगा लाला जी, झिंगा लाला जी, झिंगा लाला जी। वो आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कई बार आता है जी। आपने मूवीज के अंदर देखे पहले पुराने जमाने के अंदर, वो कहता था मोगली, एक मोगली आता था नाटक, पता नहीं अब आपने देखा नहीं देखा, पता नहीं, आप बच्चा कह रहा है आपने देखा होगा ऐसे, देखे मोगली को, कभी देखे मोगली, वैसे पत्ते डाल के घूमते थे, नहीं देखा यार, फिर क्या समझाऊं आपको। पहले बहुत पुराना एक नाटक आता था, उसके अंदर बोलते थे झिंगा लाला जी, झिंगा लाला जी, झिंगा लाला जी। अब वो नॉर्मली होते थे आदिवासी, मतलब काफी, मतलब वहां पे ना जान को बहुत खतरा होता है। तो गवर्नमेंट कह रहे देखो जान को तुम्हारी खतरा है, इसलिए हम तुम्हें अलाउंस दे रहे हैं। कितना देखो खतरा जान का है, खतरा जान का, अलाउंस देखो, अलाउंस 200 रुपए, ओए होए होए कितना बड़ा उपकार कर दिया, धन्य हो गवर्नमेंट, धन्य हो, 200 रुपए देख के आपने तो मेरे को 2 लाख रुपए दे दिए। अलाउंस देख रहे हो, मतलब ये अलाउंस इतने पुराने जमाने के हैं। देखो हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 रुपए, 300 रुपए पर मंथ, हॉस्टल कहां मिलता है जी, मुझे दिलवा दो सर, 10,000 से कम हॉस्टल नहीं है आज। चिल्ड्रन एजुकेशन कमाल की बात, देखो 100 रुपए पर मंथ, आज 100 रुपए फीस कहां की है। और भाई साहब बच्चे, नर्सरी के बच्चे की 20,000 फीस है, और प्ले स्कूल की 10,000 फीस है जी, प्ले स्कूल की 10,000 फीस है। मतलब कमाल की बात, देखो सर इतनी फीस बढ़ चुकी है। अलाउंस देख लो, अलाउंस ट्राइबल एरिया, मतलब जान को खतरा है, 200 रुपए पर मंथ। अगला देखो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड क्या होते हैं, जो माइनिंग वाले होते हैं। अब जो माइनिंग वाले एरियाज होंगे वहां पे खतरा किसका होगा, जान का। अलाउंस कितना मिल रहा है, 800 रुपए। और हिल बॉर्डर रिमोट एरिया 200 से लेकर 7,000 पर मंथ की लिमिट है, जो भी जो लिमिट होगी वो क्वेश्चन में दी होगी। मतलब ये 7 अलाउंस ऐसे हैं जिसमें आपको लिमिट दी है, और उन 6 अलाउंस में कोई भी लिमिट नहीं है। अब क्या कोई बच्चा मेरी क्लास का है, क्या कोई बच्चा क्लास का है जो मुझे ये बता दे कि अभी तक हमने कितने अलाउंस किए हैं जी। मैं चाहता हूं मुझे आंसर दे इशिता, 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 हाँ जी आप मुझे आंसर दो।
हाँ समझ, आपकी बात कर रहा हूँ इशिता, यस आप आंसर दो जी। इशिता कह रही है सर पहली बात तो आपने सेक्शन 10 स्टार्ट करवाया है, सेक्शन 10 में दो कैटेगरी होती हैं, अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट की। रिटायरमेंट बेनिफिट अभी हमने स्टार्ट नहीं की, हमने अलाउंसेस स्टार्ट किए हैं। अलाउंसेस की तीन कैटेगरी होती हैं, फुली एग्जाम्ड हो गया, फुली टैक्सेबल हो गया, पार्टली एग्जाम्ड पार्टली टैक्सेबल हो गया। फुली एग्जाम्ड में नॉर्मली आपने बोला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उसको बाहर निकाल दो। फुली टैक्सेबल में वो कैटेगरी कवर होंगी जो फुली एग्जाम्ड और पार्टली एग्जाम्ड में कवर नहीं होंगी, वो सारी के सारी फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी आ जाएंगी। सर फिर आपने हमें बताया कि जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं उसकी दो कैटेगरी होंगी, 1013 और 1014। 1013 हमारा एचआरए का है जो भी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। 1014 आपने कहा जी उसमें स्पेशल अलाउंस होते हैं। और सर स्पेशल अलाउंस में दो कैटेगरी होती है सर, 6 अलाउंस अलग होते हैं, 7 अलाउंस अलग होते हैं। इशिता आप बैठ जाओ। अब मुझे बताएगी दृष्टि, दृष्टि आप बताओ 6 अलाउंस कौन कौन से होते हैं। सर 6 अलाउंस में अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस ये एग्जाम्प्ट होता है और बैलेंस विल बी टैक्सेबल। और 6 अलाउंस होते हैं सर डीटीसी में हम और यू, मतलब डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। दृष्टि एक बार और बताओ, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। सर इन 6 अलाउंस में एग्जाम्पशन मिलेगी अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। और जो सर 7 अलाउंस होते हैं ना, क्या सर मैं बताऊं? नहीं दृष्टि आप नहीं बताओगे, और ये मुझे बताएगी मान्या। मान्या आप बताओ 7 अलाउंस कौन कौन से होते हैं सर। 7 अलाउंस में सर पहले ना एग्जाम्पशन मिलती है अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। और सर पहला अलाउंस होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और 2 चाइल्ड वो होंगे मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय जो होंगे, वो 2 बच्चे लेने पड़ेंगे। और जब आप हमें होमवर्क दोगे, क्वेश्चंस कराओगे, उसके अंदर हम देख लेंगे। फिर सर आपने हमें बताया हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, उसमें 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट होती है, मैक्सिमम 2 बच्चे अलाउड होते हैं, 2 बच्चे कौन से, मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। फिर तीसरा आपने बोला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वैसे फुली टैक्सेबल होगा बट वो हैंडीकैप वाले केस में 3200 रुपए की लिमिट होती है पर मंथ की, ये आपने बता दिया। सर फिर अगला होगा आउट स्टेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके अलाउंस हो गया, उसमें जितना अलाउंस मिलेगा उसका 10%, नहीं सॉरी, जितना अलाउंस मिलेगा उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस ये एग्जाम्प्ट होगा एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अगला सर फिर आ गया ट्राइबल एरिया, 200 रुपए की लिमिट होती है। अंडरग्राउंड में सर 800 रुपए की लिमिट होती है, और हिल बॉर्डर रिमोट एरिया 200 से लेकर 7,000 रुपए पर मंथ की लिमिट होती है। ये सारे अलाउंस आपने बताए। वाकई जी मान्या, दृष्टि एंड क्या नाम था आपका, इशिता, तीनों के लिए क्लैपिंग बनती है। इवन तीनों नहीं, सारे बच्चे जो चैट बॉक्स भर चुके हैं उन सबके लिए ही क्लैपिंग बनती है। तो फाइनली अब जाके ये 14 अलाउंस हमारे, सॉरी 13 अलाउंस हमारे हो चुके हैं, 6 अलग हो चुके हैं, 7 अलग हो चुके हैं। अभी टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना सर, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये अभी इन 13 अलाउंस के ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी ना 2-3 क्वेश्चन आपको देने चाहिए, फिर एक क्वेश्चन बड़ा होमवर्क देना चाहिए, बट उससे पहले हम करेंगे एचआरए के प्रोविजन रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर अलाउंस वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस हो कि आपको अलाउंस समझ में आ गए। आओ जी अब यहां पे आ जाओ जी। अब जो मेरा अगला अलाउंस है वो अलाउंस मेरा है जी सेक्शन 1013A, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। अब प्लीज ध्यान सुनना जी। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताना, एक होता है एचआरए और एक होता है आरएफए। कई बच्चे सेशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं उनको लग रहा है कि पहले हमने किया हुआ है तो ये दोबारा क्यों करें। सर देखो बात ये है, 1-1.5 घंटे की बात है। अगर आप 1-1.5 घंटे, सही बता रहा हूं, अगर आप 1-1.5 घंटे सिर्फ बैठ जाओगे ना, सिर्फ इन बातों को सुनते रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे, तो भी आपका बहुत भला हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जिंदगी आपकी है सर, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, मुझे इतना पता है। इधर सुना मैं ध्यान से क्या क्या चाह रहा हूं। अब एक 1013 एचआरए है और ये परक्विजिट में आरएफ है। अब बच्चे का डाउट ये आ गया, क्या नाम है बच्चे का, विनय। विनय का डाउट ये आ गया, विनय कह रहे हैं सर कि मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि एचआरए और आरएफए के अंदर फर्क क्या होता है। मैंने कहा विनय मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, मैं कहा 10,000 रुपए ले लो, और आप किराए के मकान में रह रहे हो, जाके किराया पे कर दो। अब मैंने आपको कैश दिया और अपना काम खत्म कर दिया, मैंने कहा 10,000 रुपए लो, जाके किराया पे कर दो, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। दूसरा केस ये है विनय, मैंने विनय को बोला विनय तुम ना किराए के मकान में नहीं रहोगे, मेरा एक घर खाली पड़ा है उसमें तुम रह लो, या अगर मेरे पास घर नहीं है मैं कहीं से घर दिलवा के तुम्हें घर में रखूंगा। मतलब मैं तुम्हें रेंट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें हाउस प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर विवेक ने
विनय को हाउस फैसिलिटी दी है उसको बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, और अगर विवेक ने विनय को रहने के लिए किराया पे किया उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। और ये बातें मेरी क्लास के बच्चों को ध्यान होंगी, मैंने क्लास में आपको समझाया भी था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी बेनिफिट देगा ना, बेनिफिट दो तरह के होंगे, या तो होंगे कैश या वो होंगे नॉन कैश। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश बेनिफिट दिए उसको नॉर्मली बोलते हैं अलाउंसेस, और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नॉन कैश बेनिफिट दिए उसको नॉर्मली बोलते हैं परक्विजिट। सर एक बात मैं सोच के बोलना, एक बात मैंने सोच के बोलना। हेलो अंकल, इधर देखो ध्यान से, बातचीत नहीं करनी बिल्कुल भी, अब एक बात सोच के बोलना। अगर मान लो विनय मेरा एम्प्लॉय है, विनय को मैं किराया पे नहीं कर रहा, अपने घर में रख रहा हूं, मेरे पास कोई घर खाली पड़ा है उस घर में रख रहा हूं, तो क्या विनय का किराया बच गया नहीं बच गया? यस बन गया ना, यस बच गया। अब जो ये किराया विनय का बचा इसको क्या बोलेंगे? नॉन कैश बेनिफिट, दैट इज परक्विजिट। सर विनय की जेब से जो किराया नहीं गया, मतलब विनय की जेब से कैश बच गया ना, और कैश का ना जाना भी तो कैश का आना ही होता है। अगर मुझे, ध्यान सुना, अगर मार्केट में जाता मुझे किराया पे करना पड़ता, अब मुझे विवेक सर ने घर दे दिया, उस घर के अंदर मैं रहूंगा, मेरा किराया बच गया, दैट इज नॉन कैश बेनिफिट ना, इसको बोलते हैं परक्विजिट, दैट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन। बट अगर वही विवेक सर विनय को 10,000 रुपए देते कि जा आगे के किराया पे कर दे, इसको बोलते हैं एचआरए। उस एचआरए का ट्रीटमेंट क्या होगा अब हम देखने जा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है जी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया तो उस एचआरए में से कितना एग्जम्प्ट और कितना टैक्सेबल, अब हमें यह देखना है। सर बहुत ध्यान से रिवाइज करना, और मैं रिवीजन से पहले यह सोच के बैठा हूं कि एक बार आप पहले पढ़ के आए हो, चाहे सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, चाहे आपने मुझसे कोचिंग ली है, चाहे कहीं से भी कोचिंग ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार आपने पहले पढ़ा है तो रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया जी, ये एचआरए मेरे हाथ में 20,000 रुपए का है। अब जैसे ही 20,000 मुझे मिले, जैसे ही 20,000 मुझे मिले, अब मेरा क्वेश्चन इस 20,000 से है। मैं कहा ये 20,000, ये 20,000 मुझे तू बताना कि उस 20,000 में से कितना एग्जम्प्ट और कितना टैक्सेबल। अब ये 20,000 बोला, ये 20,000 बोला कि इसमें से एग्जम्पशन क्यों मिलेगी। मैं कहा यार कमाल की बातें कर रहे हो भाई, जब मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे मुझे 20,000 पे एचआरए दिया, इसमें से मैं कुछ खर्चा भी तो करूंगा, तो जब मैं खर्चा करूंगा तो सारा थोड़ा टैक्सेबल होगा, कुछ तो एग्जम्प्ट भी होगा। उसने कहा बात तो सही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि अगर एचआरए एग्जम्प्ट करना है तो कितना एग्जम्प्ट करें, तो 1013 ये कहते हैं विच एवर इज लेस, मतलब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1013 ए, मतलब इनमें से जो भी कम होगा ना, जो भी कम होगा वो 1013 ए में एग्जम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब बच्चा कहता है सर किनमें से कम कह रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है सबसे पहले जितना एचआरए मिला या तो वो, मतलब जितना एम्प्लॉय को एचआरए मिला होगा ना या तो वो। सेकंड फिर आ रहा है, हाँ अब जब बच्चे बोलते हैं ना सामने से बहुत बढ़िया लगता है। सेकंड क्या आ रहा है जी? रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, मतलब जितना एम्प्लॉय किराया पे कर रहा है, जो एम्प्लॉय किराया पे कर रहा है उसमें से माइनस कर दो सैलरी का 10%। और तीसरा आ रहा है, अगर ये घर मेट्रो सिटी में है तो सैलरी का 50%, अगर ये घर मेट्रो सिटी में नहीं है तो सैलरी का 40%। अब जो भी निकल के आएगा इनमें से जो लेस होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया। अब देखो नालायक बच्चे गलती का करके आते हैं, पेपर बाहर, जो कहते हैं ना, आप में से कई बच्चों की एक आदत बन चुकी है पेपर बाहर से देखो वो कौन से बच्चे होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया, और एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ रह रहा है और कोई किराया पे नहीं कर रहा, या एम्प्लॉय अपने दोस्त के घर में रह रहा है, कोई किराया पे नहीं कर रहा। अब उसने पूछ लिया बताओ कितनी एग्जामिशन मिलेगी। बच्चा पता क्या लिख के आ रहा है? कह रहा है जितना मिला सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उस नालायक बच्चे को ये नहीं पता कि एचआरए की एग्जामिशन मिलती ही तब है जब एम्प्लॉय ने किराया पे किया। सर अगर एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रहेगा या किसी और के घर में रहेगा जहां वो किराया पे नहीं करा, तो जब वो किराया ही पे नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट करी एग्जामिशन किस बात की?
भैया मेरे, ये जितना तुझे एचआरए मिला ना, उसमें से एचआरए एग्जम्प्ट सिर्फ तब होगा जब तुमने किराया पे किया होगा। और अगर कोई एम्प्लॉय सिंगल पैसा भी किराया पे नहीं करता तो एचआरए एग्जम्पशन मिलेगी जीरो। जितना एचआरए मिला होगा फुली टैक्सेबल होगा, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा सर, हम तो सोचते थे पेपर बाहर से आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पेपर बाहर से आते हैं। बना लो, आदत बना लो। कोई यदि पेपर आने वाले हैं ना, उम्मीद तो नहीं है जून में एग्जाम होंगे सही टाइम पे जो हालात चल रहे हैं, बट जब भी एग्जाम होंगे, चाहे वो जुलाई में हो चाहे वो कभी भी हो, अभी से ना, अभी से एक्सक्यूज बनाने स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई बच्चों को बहुत बाद में जाके ना उनको एक्सक्यूज बनाने पड़ते हैं। एक बात में सोच के बताओ सर, अगर साफ साफ लिखा है एचआरए में, साफ साफ लिखा है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, अगर रेंट ही पे नहीं किया तो एग्जामिशन कैसे मिलेगी? तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे, एचआरए की एग्जामिशन सिर्फ तब मिलेगी अगर आप किराया पे करोगे। अगर आप किराया ही पे नहीं करोगे, एग्जामिशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आपने एक साल में किराया 6 महीने का पे किया, अगर किराया 7 महीने का पे किया, अगर किराया 10 महीने का पे किया, तो एग्जामिशन फिर उतने महीनों की मिलेगी जितने महीने का आप किराया पे करोगे। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे रही, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, जितने महीने का किराया पे करोगे एग्जामिशन उतने महीने की मिलेगी। अगर किराया ही पे नहीं करोगे, एचआरए फुली टैक्सेबल होगा, एग्जाम नहीं होगा, बस ये बात ध्यान। अब सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना। अब जब मैंने बोला जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एचआरए देगा, प्लीज ध्यान सुनना जी। हेलो, इतना देखो ध्यान से। जब मैंने बोला कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एचआरए देगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? जितना एचआरए मिलेगा उसमें से एग्जम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या होगा? जितना एक्चुअल मिला। दूसरा क्या हो गया? रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। तीसरा हो गया, अगर मेट्रो सिटी में है तो 50%, अदर में है तो 40%। क्या मेरी क्लास में, क्या मेरी फैमिली में, सामने बच्चे बैठे हैं, उसमें सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे ये चैट बॉक्स में लिख के बता दे कि जो ये परसेंटेज है 10%, 50 और 40, ये किसकी दी हुई है? सर क्या 10% ऑफ बेसिक सैलरी लिखा है या सैलरी लिखा है? यार बोल दो यार, मेरा पता है मेरा गला थक जाता है, ठीक है। और आजकल तो हालात वैसे चल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक क्लास होती है। और भगवान ना करे कि इतनी क्लासेस के चक्कर में अगर मेरी थोड़ी सी भी तबीयत को कुछ हो गया, बड़ी दिक्कत आ जाती है फिर मुझे, क्योंकि मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मुझे उनकी सारी क्लास रिकॉर्ड करनी होती है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, देखो कितना दिक्कत आएगी। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा चैट बॉक्स में बस ये लिख दो, यहाँ 10% ऑफ बेसिक सैलरी वर्ड लिखा है या सैलरी वर्ड लिखा है? सैलरी वर्ड लिखा है। अब बच्चा कहता है सर उससे फर्क क्या पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत फर्क पड़ेगा। याद करो, जो आपने लास्ट क्लास में सेक्शन 16(2) जो किया था एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला, वहां पे 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी वर्ड लिखा हुआ था। सर वहां पे 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी वर्ड लिखा था, यहां 10% ऑफ सैलरी वर्ड लिखा है, 50% ऑफ सैलरी वर्ड लिखा है, 40% ऑफ सैलरी वर्ड लिखा है। बच्चा कह रहा है फिर सर, तो फिर सैलरी में क्या लेंगे? यही तो देखना पड़ेगा। और सैलरी के चैप्टर में और है क्या, आपको मैं दिखाऊंगा कल की क्लास में। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इन कैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, रिट्रेंचमेंट, हर केस में सैलरी का मतलब अलग अलग होता है। अब जहां पर भी सैलरी वर्ड आएगा, उस सैलरी में कौन सी सैलरी काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी ना। बच्चा कहता है देखनी तो पड़ेंगी। तो सर फिर सैलरी में क्या क्या लेंगे? अब गवर्नमेंट कहती है विवेक कि जब तुम्हें एचआरए के बेनिफिट के लिए सैलरी निकालनी है ना, तो उस सैलरी में तुम लोगे एक तो बेसिक सैलरी, प्लस में डियरनेस अलाउंस, और प्लस में कमीशन। बट ये डियरनेस अलाउंस ऐसा नहीं कोई भी ले लोगे, और कमीशन कोई भी नहीं। डियरनेस अलाउंस नॉर्मली मैं क्लास के अंदर बोलता हूं, जो बच्चे मेरी रिवीजन क्लास देखते हैं, जो मेरे रेगुलर बैच के अंदर पढ़े हैं, मैं बोलता हूं ये डीए जो हमें लेना है, वो हमें लेना है उटोए वाला। अब देखो कई बच्चे कह रहे हैं यार अब ये उटोए वाला क्या है, हमने तो सर से क्लास ली नहीं यार, कैसे पता लगेगा? मैं बताऊंगा, चिंता मत करो सर, आराम से बताऊंगा। बट पहली बात ये समझो, हमें देखो एक तो बेसिक सैलरी और डीए लेना है उटोए वाला, प्लस में कमीशन कोई भी नहीं, कमीशन लेना है परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। मतलब जो कमीशन परसेंटेज वाला होगा वो कमीशन लेके चलेंगे, जो फिक्स कमीशन होगा वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज प्रैक्टिकल लाइफ में हर कंपनी में कमीशन दो तरह से मिलते हैं, एक तो मिलता है फिक्स कमीशन, एक होता है टर्नओवर वाला। जो टर्नओवर वाला कमीशन होगा वो कमीशन लेके चलोगे, जो फिक्स कमीशन होगा वो हमारे किसी काम का नहीं है।
अब बच्चा कहता है सर पहले ये तो बताओ, ये डीए जो उटोए वाला है, इस उटोए वाले का मतलब क्या है? उटोए की फुल फॉर्म होती है अंडर द टर्म्स ऑफ, मैं दोबारा बोलूंगा, उटोए की फुल फॉर्म होती है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डीए जो नॉर्मली स्टार्टिंग से लेके एंड तक मिलेगा। सर फिर ये हमें क्वेश्चन में कैसे निकालना होगा? क्वेश्चन में पता क्या होगा? क्वेश्चन में क्या दिया होगा? आपका डीए है 4,000, 4,000 पर मंथ है, और ब्रैकेट में लिखा होगा इस 4,000 का 20% जो है ना, 20% जो है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मतलब कि ऐसा डीए जो रिटायरमेंट तक मिलेगा, मतलब ऐसा डीए जो उठोए वाला है। तो पता क्या करना है, जब आप एचआरए की सैलरी कैलकुलेट करोगे तो पूरा 4,000 डीए कैलकुलेट नहीं करोगे, इस 4,000 का 20% मतलब 800 रुपये डीए आप लोगे बस। अच्छा, मतलब सर क्या फिर हमें एचआरए के लिए पूरा डीए कंसिडर नहीं करना? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। मतलब जितना भी डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला होगा या अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा वही डीए कंसीडर करेंगे, सारा डीए कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि जब भी हमें एचआरए के लिए सैलरी निकालनी है, अभी ना मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लेंगे, आप टेंशन मत लो सर, क्योंकि मुझे आपके हाव भाव दिख रहे हैं। आधे बच्चे तो कह रहे, आधे बच्चों का ना मुंह ऐसे हो गया, सर क्वेश्चन करवा देना प्लीज प्लीज। मुझे पता है आपके हालात कैसे लग रहे हैं, ठीक है, इस चक्कर में मैं टेंशन मत लो, एक बार प्रोविजन पढ़ लो, एक दो क्वेश्चन आज ही करा दूंगा, लास्ट क्लास में तो करेंगे करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे, बट आज भी ना आपके चेहरे जो ऐसे हो चुके हैं, ऐसे कहते हैं ना उदास चेहरे ऐसे बन जाते हैं, कैसे वैसे मुंह ऐसे स्माइली बनती है ना वो ऐसे, ये वाली स्माइली, उस स्माइली को मुझे ऐसे करना है, ठीक है, ताकि वो स्माइली खुशी वाली आए कि हाँ भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बस प्रोविजन पढ़ लो। इतना समझो कि जब एचआरए के लिए सैलरी निकालोगे तो बेसिक प्लस में डीए, मेरे पीछे बोलो जी, सैलरी क्या लोगे? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। दोबारा बोलो, सैलरी क्या लोगे? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। एक बार लास्ट टाइम बोलो, डीए क्या लोगे, सॉरी सैलरी क्या लोगे? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। और देखो नीचे लिखा हुआ है जी, एग्जामिशन अवेलेबल नहीं होगी कब? अगर आप अपने घर में रह रहे हो या किसी ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर किराया पे नहीं कर रहे, वहां पर एग्जामिशन मिलेगी नील, फुली टैक्सेबल होगा, और जितने जितने टाइम भी किराए के मकान में रहोगे उतने टाइम की ही एग्जामिशन मिलेगी, उससे ऊपर की नहीं मिलेगी। सर, सर, अच्छा कई बच्चे ऐसे सर फोन ही मार रहे हैं मेरे, सर सुनो ना, वो क्वेश्चन करवा दो सर, एक बार एक दो क्वेश्चन करवा दो, और बाकी फिर हमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दो, ताकि ना हमें फिर ये हो कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। पहले तो क्वेश्चन से पहले मुझे ये बताओ, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट खत्म किया है, क्या वो आरएफए का या एचआरए का? जल्दी बोलो सर, आरएफए एचआरए? सर वो क्या है? एचआरए। एक बार दोबारा बोलो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एचआरए देगा तो एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो देखने जा रहे हैं। एम्प्लॉय के हाथ में गवर्नमेंट करिए, जितना एचआरए मिला वो सारा टैक्सेबल नहीं है, बट वो सारा एग्जाम्प्ट भी नहीं है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम, इनमें से जो कम वाला होगा वो एग्जाम कर देंगे। किन में से कम वाला? पहला जितना एक्चुअल मिला वो, दूसरा रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, और तीसरा अगर मेट्रो सिटी में है तो 50%, अदर सिटी में है तो 40%। अब ये सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, इनका जो सैलरी निकल के आएगा ना उसके बेस पे आप कैलकुलेशन करोगे, बस ये पर ध्यान। और अगर आपको एचआरए मिला, आपने किराया पे नहीं किया, तो फुली टैक्सेबल होगा, सिंगल पैसा भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा करो फटाफट से एक नोटबुक निकाल लो, कोई भी नोटबुक निकाल लो, कोई भी नोटबुक निकाल लो जल्दी, और उसमें होमवर्क लिखेंगे और पहले 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, बेसिक सैलरी दी हुई है एम्प्लॉय की, मान लो 40,000 पर मंथ, और डीए दिया हुआ है 4,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में लिखा है 40% फॉर उटोए, 40% उटोए वाला है, और कमीशन दिया जी, कमीशन, बच्चा कह रहा है कमीशन, हाँ कमीशन,
कमीशन, कमीशन दी है 1% ऑफ टर्नओवर, 1% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर है 12 लाख रुपए एक साल की। ठीक है जी, 12 लाख रुपए एक साल की टर्नओवर है। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है HRA। HRA रिसीव्ड हुआ है आपको 20,000 पर मंथ। HRA मिला 20,000 पर मंथ। और रेंट कितना पे कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। और सिटी है दिल्ली जी, मेट्रो सिटी है। अब वो पता क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं HRA टैक्सेबल कितना होगा ये बता दो जी। लो जी, लेट्स प्ले विद क्वेश्चन। खेली खेली करना स्टार्ट करो जी। हर बच्चा अपने अपना खेलेगा जी, कोई भी किसी की टीचिंग नहीं करेगा, कोई किसी की टीचिंग नहीं करेगा, हर बच्चा अपना अपना खेलेगा जी। पहले आप खेलो फिर मैं खेलूंगा, देखते हैं दोनों आपस में खेलेंगे किसका सही है जी। अच्छा, कई बच्चे तो बैठे हैं, कई बच्चे तो बैठे हैं, कह रहे हे भगवान, एक तू ही सहारा, एक तू ही भरोसा, बिन तेरे हमारा। कई बच्चे वो गाना गा रहे हैं कि अब भैया तेरे बिना हमारा कोई सहारा नहीं है, तूने क्वेश्चन सोल्व करवाना है, हमारे बस का नहीं है। करो तो सही नालायको, कुछ तो हिम्मत करो, कुछ तो करो, कुछ तो गलत निकालो, कुछ तो निकालो यार। कम से कम कैलकुलेटर उठा लो, जल्दी करो फटाफट से। चलो सर करते तो हैं जैसे आप कह रहे हो। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। विवेक सर ने क्लास में कहा था भाई HRA एग्जाम होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और लीस्ट होता है जितना HRA मिलेगा। तो HRA मिला कितना है? HRA मिला है 20,000 पर मंथ। तो 20,000 तो यहाँ आ गया, मतलब इतना HRA मिला। फिर दूसरा आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड है 15,000, और माइनस में अब आएगा 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब था बेसिक 40,000, बेसिक 40,000 है। और DA फिर लेना है उटोए वाला। अब ये उटोए वाले का मतलब होता है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये 4,000 नहीं लेना। सर ने कहा था 4,000, उसका 40 उटोए वाला है, तो मतलब 40% 1,600 लेना है। तो DA हो गया 1,600। और कमीशन लेनी है टर्नओवर वाली, तो टर्नओवर दिया 12 लाख रुपए। अब 1% आएगी 12,000 पे। ठीक है, 12,000 ले लूँ, 12,000 ले लूँ? नहीं 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 नहीं, 12,000 नहीं लेनी, क्योंकि तो 12,000 तो पूरे साल की है ना, और ये हम तो निकाल रहे हैं मंथली। तो अगर ये पूरे साल की है डिवाइड बाई 12, ये आएगी 1,000, तो कमीशन लूंगा 1,000। मुझे पता है आप मेरा देख रहे हो नालायक को, चीटिंग करो पाप लगेगा, देखना माता नहीं पाप लगाएगी आपको। अपना अपना करो, मुझे पता आपने कमीशन पता है कितनी ली है? कई नालायक बच्चों ने कमीशन ले ली थी 12,000। झूठ मत बोलना, कई बच्चे कमीशन 12,000 लेके बैठ गए थे, ऐसे नालायक बच्चे हैं। सर 1% ये पर एनम है, और टर्नओवर पर एनम है, तो अगर पर एनम है पर मंथ में कन्वर्ट करोगे तो 1,000 आएगा। चलो अब आगे अपना करो, यहां तक देख लिया ना मेरा, अब आगे अपना करो। तो सैलरी प्लस में DA उठोए वाला प्लस में कमीशन, ये हो गई 40,000 प्लस में 1,600 प्लस में 1,000, तो ये आ गया जी 42,600। अब ये तो आ गई सैलरी, इसका 10%, अच्छा इसका 10% आएगा 4,260। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा मेट्रो सिटी में है, तो सैलरी 42,600 का 50%, तो आ गया 21,300। और यहाँ आएगा 15,000 माइनस में 4,260, ये आएगा 10,740। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें इनमें और इसमें से कम क्या आ गया, ये आएगा जी। तो एग्जामिशन मिल जाएगी 10,740 की। ये हो गया एग्जाम्प्ट 1013 में। तो टैक्सेबल कितना होगा? 20,000 मिला, 10,740 रुपये, ये एग्जामिशन मिल गई। तो 20,000 माइनस में 10,740, मेरा आ गया जी 9260। मेरा तो हो गया जी। हाँ जी भाइयों और बहनों, हो गया जी मेरा जी। आपका हो गया जी? किन किन बच्चों का हो गया, किन किन बच्चों का हो चुका है जी, और किन का आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है? झूठ मत बोलना। देखो कई कई नालायक बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पूरा पूरा चेपा है, पूरी पूरी कॉपी की है मेरी, उनको तो समझ में पता ही नहीं क्या आएगा। बट जिन बच्चों ने खुद की है, अगर आंसर मैच हो गया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चैट बॉक्स में लिखो किन किन बच्चों ने मेरे से बिना देखे बिल्कुल सही किया था। चलो कई कई बच्चे हैं, कई नालायक बच्चे कह रहे हैं सर हमें ना एक बार दोबारा समझा दो।
ठीक है, या फिर जब आप लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराओगे तब हम समझ लेंगे, बट एक बार आप प्लीज दोबारा बता दो, देखो मैंने किया क्या, एक बार दोबारा सुन लो मैंने किया कैसा। सबसे पहले लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्ड, ये बात तो क्लियर हो गई। अब लीस्ट किस में से, जितना मिलेगा एक्चुअल, एक्चुअल कितना मिला 20,000। दूसरा, रेंट पेड 15,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी मींस बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज। बेसिक सैलरी 40,000 प्लस में डीए उठोए वाला 1600 प्लस में कमीशन परसेंटेज। अब मैं कमीशन दोबारा सुन लो सर, पहली बार डीए 4,000 है, 40 उठोए वाला है, 1600 आ गया। अब कमीशन कितनी लेनी है, 12 लाख रुपए टर्नओवर है, उसका 1% 12,000 पे, ये 12,000 पे एक साल की है, हमें लेनी है एक महीने की, कितना आ गया 1,000 पे, तो 42,600 रुपए का 10%, 4260 रुपए, ये आ गया सैलरी का 10%। इसमें से माइनस किया, ये अमाउंट आ गया। अब सैलरी का 50% ये आ गया, विच एवरेज लेस क्या बन गया ये, तो ये अगर ये निकल के आ गया, इतने की मिलेगी एग्जम्पशन। अब अगर इतना एचआरए मिला, उसमें इतना एग्जम्प्ट है, तो बैलेंस विल बी टैक्सेबल, तो टैक्सेबल क्या निकल के आएगा 9260, ये मेरा टैक्सेबल आ जाएगा। बताओ है क्या एचआरए क्वेश्चन, गिरा हुआ क्वेश्चन है, उठाना पड़ रहा है, अरे मैं मेरे बच्चे उठ जा, नोनू मेरे सोनू उठ जा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। बताओ सर, आप ना हमें ना एक क्वेश्चन अलाउंस वाला भी करा दो, फिर आप हमें होमवर्क दे देना, ठीक है, और फिर आप हमें होमवर्क, पता है होमवर्क ना सर मुश्किल देना, थोड़ा मुश्किल देना सर, आसान होमवर्क मत देना, और ना मिक्स क्वेश्चन डाल देना, मिक्स, मतलब वो 13 अलाउंस थे ना, वो मिक्स करके डाल देना, और एक क्वेश्चन एचआरए का भी होमवर्क दे देना। बच्चों के सामने सर केक ना चली, इतने अच्छे बच्चे, हे भगवान, ऐसे बच्चे मुझे हर बार देना भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आप मुझे हर बार देते हो, बस इनको इस बार ना सबको पास करवा देना, और जो मेरे अगले साल रिवीजन क्लास होगी ना, अगली बार होगी, उसमें नए बच्चे बैठे हो, पुराने बच्चे अब रिवीजन क्लास में बैठे ही ना भगवान जी, ये सिर्फ प्रोफेशनल में मुझसे मुलाकात करें, अब एग्जाम मुलाकात दोबारा करें ही ना, सबकी एग्जाम भगवान जी क्लियर करवा देना, ठीक है भगवान जी, पक्का पक्का वादा। देखो भगवान जी ने वादा कर दिया, कह रहे बच्चों को बोल देना अच्छे से मेहनत करेंगे, उनका मैं पक्का क्लियर करवा दूंगा, तो मेरे भगवान जी से वादा हो गया जी, आपने तैयारी अच्छे से करनी है सब, ठीक है। अगली रिवीजन क्लास में सारे बच्चे नहीं होने चाहिए, एग्जी वाला कोई बच्चा हो ही ना, सब मुझे मैसेज करें प्रोफेशनल में आ गए सर, प्रोफेशनल में आ गए, ठीक है। लो जी, अब एक छोटा सा पहले होमवर्क ले लो जी, पहले होमवर्क ले लो, पहले होमवर्क ले लो जी मेरे से, और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, पहले होमवर्क ले लो जी। ये है जी होमवर्क 1, होमवर्क 1, लो जी, ये है नेम ऑफ अलाउंसेस, ठीक है, अमाउंट received, अमाउंट स्पेंट, आपको बताना है अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा, और मैं ध्यान रखना जी, मैं सारे अलाउंस मिक्स दूंगा। अब किसमें आपको अमाउंट स्पेंड चेक नहीं करना, किसमें करना है, किसमें लिमिट चेक करनी है, किसमें लिमिट चेक नहीं करनी, ये आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता जी। लिखो जी, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस है, ये आपको मिला है 280 पर मंथ, और अमाउंट स्पेंट है 220 पर मंथ, ठीक है ना। आपको जो मुझे अमाउंट टैक्सेबल बताना है, टैक्सेबल टैक्सेबल बताना है, पर मंथ में ही बताना है, टैक्सेबल मुझे पर मंथ में ही बताना है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम पर एनम बाद में निकाल लेंगे। आपको पर मंथ बताना है, पर मंथ बताना है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम पर एनम अपने आप निकाल लेंगे। लो जी, पहला हो गया जी हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस है 320 पर मंथ मिला है, आपने खर्चा किया 350 पर मंथ, आपको बताना है अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा। कई नालायक बच्चे हैं जी, गलती करके आएंगे, देखना, रटने वाले बच्चों को कमी थोड़ा है, मैंने भगवान से कमिटमेंट कर ली, उसके बावजूद भी कई बच्चे गलती करके आएंगे। अभी देख लेना, आपको लग रहा है मैं गलती नहीं करूंगा, आप देख लेना कल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है 90 पर मंथ पर चाइल्ड, 90 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जी। गलती करने के लिए तैयार हो जाओ जी। और अमाउंट स्पेंड किया आपने, अमाउंट स्पेंड किया है 80 पर मंथ। अब मुझे नहीं पता इसमें अमाउंट स्पेंड चेक करते हैं नहीं करते, वो आपने एक बार रिवीजन कर ली है, आपने पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी करा दिया, अब देखता हूँ कि आप कैसे करके आते हो।
आगे जी, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया अलाउंस, अमाउंट रिसीव्ड है 280 पर मंथ, अमाउंट स्पेंट है 250 पर मंथ। ठीक है जी। उसके बाद जी, कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस 540 पर मंथ, 480 पर मंथ आपने अमाउंट स्पेंट है और 540 पर मंथ मिला है। सर आप ना यहाँ पे हॉस्टल वाला भी दे दो। ओके, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 340 पर मंथ पर चाइल्ड, और खर्चा किया 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और यहाँ 80 पर मंथ पर चाइल्ड था। अच्छा, अब यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। तो हर बच्चे को 340 340 340 मिला हर बच्चे को, उसमें खर्चा किया 300 300 300। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जी, कितने बच्चों को एग्जामिशन मिलेगी, कितनों को नहीं मिलेगी, ये तुम्हें पता है जी। अगला लिखो जी, यूनिफॉर्म अलाउंस, अमाउंट रिसीव्ड है 280 पर मंथ और 320 पर मंथ है अमाउंट स्पेंड। एंड लास्ट है जी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस है 720 पर मंथ और यहां पे है 700 पर मंथ। मिला मुझे 720 रुपए है, खर्चा मैंने किया 700 रुपए। अब ये नहीं पता इसमें लिमिट कितनी है सर, ये आपको पता होगा। लो जी, अब जाके ये अलाउंस वाले कितने अलाउंस दे दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलाउंस। उन 13 में से ना, उन 13 में से 8 अलाउंस आपके सामने, और सारे मिक्स कर दिए मैंने आपके कहने पर। अब देखता हूं, आप जो कह रहे थे ना कि सर मुश्किल देना मुश्किल देना, अब देखता हूं आप कैसे करके आते हो। अमाउंट रिसीव भी दिया, अमाउंट स्पेंड भी दिया, एग्जामिशन नहीं बतानी, मैं दोबारा बोल रहा हूं एग्जामिशन नहीं बतानी, कितना टैक्सेबल होगा ये बताना है भाई। इस अलाउंस में कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा ये आपको बताना है। ठीक है जी। लो जी, एक क्वेश्चन तो ये होमवर्क हो गया जी, इसको पोज करके आराम से उतार लेना जी, जिन बच्चों का भी नहीं उतारा। अगला क्वेश्चन लिखो, एचआरए का होमवर्क। बच्चे कह रहे हो माय गॉड मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा अभी, नेक्स्ट क्लास में आएगा मजा, जब वो गलतियां निकालूंगा ना, आधे बच्चे गलत करके आएंगे, तब आएगा मजा, देखना जब मैं डांटूंगा आपको। अभी तो मजा नहीं आएगा आपको। होमवर्क 2 लिखो जी, होमवर्क 2 जी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी है 25,000 पर मंथ। थोड़ा मुश्किल दे दूं, थोड़ा सा मुश्किल दे दूं, थोड़ा मुश्किल? अरे सर मुश्किल जितना मर्जी मुश्किल दो सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अब वो बच्चे हम नहीं रहे सर, हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अच्छा, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है, डीए है 40% ऑफ बेसिक सैलरी, और इसका ध्यान रखना 30% फॉर उटोए। ले यार, क्यों बोला तूने सर को मुश्किल, क्यों बोला नालायक? एक दूसरे को बच्चे मार रहे हैं अब। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है जी। वो कह रहे हैं डीए बेसिक सैलरी का 40% है, बेसिक का 40% है, और जो डीए निकल के आएगा उसका 30% उठोए वाला है। जो डीए निकल के आएगा उसका 30% उठोए वाला है जी। कमीशन, कमीशन है जी 500 रुपए पर मंथ, फिक्स कमीशन है जी 500 रुपए पर मंथ है जी। ठीक है जी, 500 रुपए पर मंथ। उसके बाद बोनस भी दिया हुआ है, बोनस भी है 1000 पर मंथ, बोनस दिया हुआ है 1000 पर मंथ मिलता है। एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड है 20,000 पर मंथ, रेंट पेड 12,000 पर मंथ। आपको बताना है एचआरए कितना टैक्सेबल होगा। अब देखना इसमें भी कितने बच्चे गलती करके आएंगे। अब पता क्या होता है, 5 हेड में ना बच्चे फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर कि कौन से बच्चे नालायक हैं जिनको एग्जाम निकालने में दिक्कत आएगी। और ये मैं आपको दिखा दूंगा अगले सेशन में ही कितने सारे बच्चे। और देखना, जो बच्चे जानबूझ के कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं डालेंगे उनको सबसे बड़ा पाप लगेगा जी। मैं कह रहा हूं चाहे गलत ही क्यों ना हो, गलत ही क्यों ना हो, आंसर सबने कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी फैमिली का बच्चा कहां स्टैंड करता है और मुझे कितनी और मेहनत करनी है, आपको भी कितनी मेहनत करनी है।
जिसके दोनों सही हैं उनको वो तो वाकई कमाल कर रहे हैं। जिनका एक गलत है उनको भी दिक्कत है, और जिनके दोनों ही गलत है ना सर, तो ये लगा लो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिनके दोनों ही गलत हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एचआरए का है जी। एचआरए कितना टैक्सेबल होगा आपने मुझे ये बताना है, और मैं आपको सिटी बता रहा हूं जी। सिटी आपकी है मान लो मुंबई, सिटी मुंबई है जी। मेट्रो सिटी है 50% लेके चलोगे जी, मैंने आपको बता ही दिया मेट्रो सिटी है 50% लेके चलोगे। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है जी, दो आपके होमवर्क है। अब एक क्वेश्चन जो अभी हम यहीं पे करेंगे, एक क्वेश्चन अभी हम यहीं पे करेंगे जी, और वो होगा अलाउंसेस वाला। होमवर्क लिख लिया जी। बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है, डीए 40% बेसिक का है, उसका 30% उठोए वाला है। कमीशन 500 पर मंथ है, बोनस 1000 पर मंथ है। अब ये बच्चे कह रहे हैं बोनस का क्या होगा, कमीशन का क्या होगा, ये मैं क्यों बताऊं? मैं तो आराम से रिवाइज करा चुका हूं सर, नोट्स आपके पास हैं, ये आपने मुझे बताना है कि क्या करके आना है आपको। एचआरए मिला 20,000 पर मंथ, रेंट पेड 12,000 पर मंथ है। एचआरए टैक्सेबल कितना होगा वो बताना है। नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे भी अच्छे से, और आपको बताऊंगा भी आपने गलती कहाँ कहाँ की है। अब आ जाओ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल। लो जी, एम्प्लॉय रिसीव्ड 120 पर मंथ पर चाइल्ड एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। ठीक है नहीं? और साथ में इसको क्या मिला, एंड 280 पर मंथ पर चाइल्ड एज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। लो जी, अब बताओ जी क्या टैक्सेबल होगा जी। 120 पर मंथ पर चाइल्ड मिला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और 280 पर मंथ पर चाइल्ड मिला हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अब आपको बताना है कितना टैक्सेबल होगा। पहले तो बताओ चिल्ड्रन वाले में लिमिट कितनी है, चिल्ड्रन वाले में लिमिट कितनी है सर? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब देखो अगर 3 बच्चे हैं तो ऐसा करते हैं, यहां लिखते हैं चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कितना है जी यहाँ पे? यार बातचीत मत करो, सिर्फ 5 मिनट की बात हो रहा है। मैंने क्वेश्चन घर से दिया, आप गलती करके आओगे अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे जी। पहले केस में मिला कितना जी? 120 यहाँ मिला, 120 यहाँ मिला, 120 यहाँ मिला। एग्जाम्शन कितने का? एग्जाम्शन 100 रुपए, एग्जाम्शन है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब अगर एग्जाम्शन की बात करूंगा तो 100 यहाँ एग्जाम्ट है, 100 यहाँ एग्जाम्ट है, यहाँ एग्जाम्ट नहीं होगा क्योंकि तीसरा बच्चा एग्जाम नहीं होगा, 2 बच्चों की लिमिट है। अब ये टैक्सेबल कितना हो गया? 20 रुपए यहाँ, 20 रुपए यहाँ, और ये पूरा 120 रुपए टैक्सेबल हो गया जी। तीसरा बच्चा पूरा टैक्सेबल होगा, क्यों? क्योंकि लिमिट आपकी 2 बच्चों तक है। अब अगर 20 रुपए पर मंथ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 240, 240 और 1440। तो इनको ऐड करके ये टैक्सेबल पोर्शन निकल के आ गया। ये केस है जी आपका। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 3 बच्चे हैं, 120, 120, 120, एग्जाम्शन है 100, 100, 20, 20 टैक्सेबल, और तीसरा बच्चा फुली टैक्सेबल, 120 रुपए टैक्सेबल हो गया। अब अगर बात करूंगा हॉस्टल की, अगर मैं हॉस्टल की बात करूंगा, इधर देखो ध्यान से, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना मिला है? 280 यहां मिला जी, 280 यहां मिला, और 280 यहां मिला। आपने आप बोल देना एग्जाम्शन लिमिट कितने की है जी? एग्जाम्शन लिमिट कितने की है? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। दोबारा बोलो, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब यहाँ कितने मिले हैं? 280, तो यहाँ तो सारा ही एग्जाम्ट हो गया, जो मिला सारा एग्जाम्ट हो गया, क्योंकि 300 की लिमिट है, मिले 280 है तो 280 पूरे एग्जाम्ट हो जाएंगे। याद करो, 7 अलाउंस में जो कवर होते हैं अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवरेज लेस। तो जब लिमिट 300 की है, मिला मुझे 280 है, 280 पूरा एग्जाम्ट हो जाएगा। यहां भी 280 पूरा एग्जाम्ट हो गया, और ये 280 हो गया फुली टैक्सेबल, क्योंकि तीसरा बच्चा पूरा टैक्सेबल होगा। तो मतलब ये टैक्सेबल में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई 12 कर दोगे आप, तो 280 मल्टीप्लाई 12 हो गया, तो यार आ गया 3360, ये निकल के आ गया टैक्सेबल।
इस तरह से क्वेश्चन करने हैं अलाउंसेस वाले। अब देखता हूं घर से कैसे करके आते हैं। तो देखो यहाँ पे 300 रुपए तक थे तीन। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर जो ये 20-20 रुपए की लिमिट बची है 300 से कम है, तो क्या वो लिमिट यहाँ यूज नहीं कर सकते? ऐसे नहीं कर सकते मेरे बच्चे, ऐसे नहीं कर सकते। मैंने क्लास में समझाया भी था, हर बच्चे की अलग अलग लिमिट होती है। तो बिना बात कैसे लिमिट यूज मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो अब जाके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चिल्ड्रन वाले केस में ये टैक्सेबल होगा, हॉस्टल वाले केस में सिर्फ तीसरा बच्चा टैक्सेबल होगा और कोई टैक्सेबल नहीं होगा जी। ठीक है। तो फाइनली अब जाके अलाउंसेस वाला पोर्शन हम पूरा रिवाइज कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर पहले कॉन्फिडेंस आपका 50% था तो अब 60% हो चुका होगा। घर से 2 क्वेश्चन कर लोगे 70-80% हो जाएगा। और अगर दोनों सही होंगे तो देखना कितना कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। और अगर दोनों ही गलत होंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है जी। ठीक है। तो बाकी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का मतलब परसों। ठीक है, वेनेसडे को जी करेंगे। कल हमारी प्रोफेशनल वाले बच्चों की क्लास है। फिर हम करेंगे, उसमें करेंगे जी हम जितने भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उन रिटायरमेंट बेनिफिट्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हो सके तो परक्यूजिट जो होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और बच्चा कह रहा है सर ये नोट्स, आप चिंता मत करो, वीरवार को थर्सडे को एक बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट करूंगा। अब पता नहीं वो क्या अनाउंसमेंट होगी, मुझे भी नहीं पता, बट उसमें आपका बहुत भला होगा, बहुत भला होगा। बट सर मैं दोबारा बोलूंगा, जितनी रिवीजन क्लास सुन रहे हो ना सही ढंग से सुनना। और ये आजकल कुछ प्यार करने वाले ज्यादा ही बच्चे आ चुके हैं मेरे को, क्योंकि डिसलाइक बढ़ रही है ना। डिसलाइक तब बढ़ते हैं ना प्यार करने वाले ज्यादा हूँ। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कई बच्चे हैं विशाल की तरह। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप क्लास पूरी देखोगे समझ में आएगी सर। देखो अगर आपने पहले पढ़ा ही नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को अच्छी लगती है प्लीज आपने अपना प्यार जरूर दिखाना है। और लाइक दबाया मत करो यार, क्या करना है, ठोकना है, लाइक ठोकना है। ठीक है। लाइक ठोक दो अच्छे से बिल्कुल ही, ताकि दिखे कि हाँ भाई लोग कितना प्यार करते हैं, सब एक फैमिली की तरह काम करते हैं। ठीक है। चलो ये फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो। और जो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है उस ग्रुप को ज्वाइन करो। मैक्सिमम बच्चों की हेल्प करो इतने कि आप हेल्प कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया था, ठीक है, कोविड हेल्पलाइन के नाम से। तो उम्मीद करूंगा आप उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी।